की विविधता, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के माध्यम से एक मार्गदर्शिका। और ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, मतलब इसमें बहुत गहराई है। हाँ, क्योंकि जब हम खेलों की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस टीवी पर दिखने वाला एक मैच या कुछ मेडल आ जाते हैं। या फिर बस तालियों की गड़गड़ाहट। वही तो। लेकिन इस सोर्स मटेरियल को गहराई से पढ़ने के बाद समझ आया कि खेल सिर्फ मनोरंजन या फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान और लीडरशिप का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। बिल्कुल। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम अर्जुन पुरस्कार की इस पूरी लिस्ट के जरिए ये समझें कि कैसे अलग-अलग खेल इंसान के अंदर के अलग-अलग स्किल्स को बाहर लाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार कोई मामूली चीज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और इस गहरे अध्ययन में जाने से पहले अर्जुन पुरस्कार की असल अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे एक रिसर्चर या एनालिस्ट की नजर से देखें ना, तो ये कोई ऐसा मेडल नहीं है जो किसी को बस एक अच्छे सीजन के लिए दे दिया जाए। सही बात है। ये सालों की उस खामोश मेहनत का, शरीर को उसकी एकदम चरम सीमा तक ले जाने का और उस जिद का जीता जागता सबूत है। यहाँ एक एथलीट दर्द और थकान के बावजूद रुकने से मना कर देता है। और यही बात इस दस्तावेज को इतना खास बनाती है। इसमें खेलों को सिर्फ खेलों की तरह नहीं, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग और लीडरशिप के बहुत सशक्त टूल की तरह देखा गया है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए टीम स्पोर्ट्स से शुरुआत करना सबसे लॉजिकल है। हाँ, क्योंकि वो हमें सबसे पहला सामाजिक सबक देते हैं। हम अक्सर टीम वर्क शब्द का इस्तेमाल बहुत हल्के में कर लेते हैं, लेकिन जब आप हॉकी के मैदान पर होते हैं तो ये एक अलग ही लेवल का सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। असल में टीम स्पोर्ट्स कलेक्टिव इंटेलिजेंस या सामूहिक बुद्धिमत्ता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, जब 11 अलग-अलग दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए सिंक में काम करते हैं ना, तो जो नतीजे आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। हॉकी को ही ले लीजिए। हाँ, 2024 में सलीमा टेटे और अभिषेक को अर्जुन पुरस्कार मिला, और उनसे पहले रानी रामपाल जैसी लेजेंड्स इसका हिस्सा रही हैं। बिल्कुल। और हॉकी मैदान पर खिलाड़ी सिर्फ अपनी स्टिक से नहीं खेल रहे होते। उन्हें ये पक्का अंदाजा होना चाहिए कि उनका साथी खिलाड़ी बिना उनकी तरफ देखे अगले 3 सेकंड में मैदान में कहां पहुंचने वाला है। ये तो माइंड रीडिंग जैसा हो गया, है ना? ये जो सहयोग और रणनीतिक समन्वय है, ये साझा लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने की बहुत बड़ी कला है। कॉर्पोरेट दुनिया के किसी भी मैनेजमेंट कोर्स से कहीं बड़ी सीख। ये बात एकदम सटीक है। वो बिना बोले एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं, और जब दिमाग पढ़ने और कठिन परिस्थितियों में प्रेशर हैंडल करने की बात आती है तो क्रिकेट का जिक्र तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है। 2023 में मोहम्मद शमी, 2018 में स्मृति मंधाना और शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों ने ये पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में जो प्रेशर मैनेजमेंट होता है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग शोर मचा रहे हैं और आपको उस एक गेंद पर फोकस करना है। हाँ। क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये हर गेंद के साथ बदलता है। एक कप्तान या खिलाड़ी को तुरंत अपनी रणनीति बदलनी होती है। और यहाँ लीडरशिप का मतलब सिर्फ निर्देश देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में जब पूरी टीम घबराई हुई हो, तब अपने दिमाग को एकदम बर्फ की तरह ठंडा रखना है। ये इमोशनल रेगुलेशन की बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन से मुझे तुरंत उस खेल की याद आती है जहां आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड भी नहीं मिलते। आप कबड्डी की बात कर रही हैं? हाँ, कबड्डी। 2023 में पवन कुमार और ऋतु नेगी और उनसे पहले मंजीत चिल्लर को ये सम्मान मिला। कबड्डी को हम अक्सर मिट्टी का एक देसी खेल मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सामरिक बुद्धिमत्ता है वो कमाल की है। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कबड्डी असल में पल भर में डिसीजन लेने का एक बहुत ही हाई लेवल गेम है। जब एक रेडर विरोही पाले में जाता है तो वो सिर्फ शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो और क्या चल रहा होता है उसके दिमाग में? उसे एक साथ 7 खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी होती है। इसे स्पोर्ट्स साइंस में स्पेशियल अवेयरनेस कहते हैं। बाप रे, 7 लोग एक साथ? हाँ, पलक झपकते ही रेडर को ये तय करना होता है कि कौन सा डिफेंडर उस पर हमला करने वाला है और उसे किस गैप से भागना है। मंजीत या पवन जैसे खिलाड़ी असल में एक साथ 7 लोगों के दिमाग को हैक कर रहे होते हैं। और इसी तेजी और रिफ्लेक्स एक्शन का एक और शानदार रूप हमें खो-खो में देखने को मिलता है। बिल्कुल। नसरीन 2023 और सारिका काले 2020 जैसी अर्जुन अवार्डीज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। खो-खो तो देखने में बस भाग-दौड़ लगता है, लेकिन जिस तेजी से खिलाड़ी दिशा बदलते हैं वो तो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने जैसा है। खो-खो पूरी तरह से चपलता और सिलेक्टिव फोकस यानी चयनात्मक ध्यान का खेल है। तीव्र गति से भागते हुए अचानक से रुकना और उल्टी दिशा में दौड़ पड़ना, इसके लिए घुटनों में जबरदस्त मजबूती चाहिए।
लेकिन उससे भी ज्यादा ये आपके नर्वस सिस्टम की टेस्टिंग है। कि वो कितनी जल्दी आपके शरीर को कमांड भेज सकता है। बिल्कुल सटीक। और अगर हम निरंतर कार्य करने की शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की बात करें, तो फुटबॉल से बड़ा टेस्ट क्या होगा? ओएनाम बेम्बेम देवी को 2017 में और संदेश झिंगन को 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 90 मिनट तक एक विशाल मैदान में लगातार दौड़ना सोचकर ही मुझे तो थकान होने लगती है। फुटबॉल में शारीरिक स्टैमिना तो चाहिए ही, लेकिन असली चुनौती मानसिक सहन शक्ति की होती है। वो कैसे? जब शरीर में लैक्टिक एसिड भर जाता है और मांसपेशियां जलने लगती हैं, तब दिमाग कहता है कि बस अब रुक जाओ। हाँ, वो तो नेचुरल है। लेकिन उस आवाज को इग्नोर करके एक और स्प्रिंट लगाना, ये मेंटल टफनेस का अल्टीमेट टेस्ट है। और इसी तरह अगर बास्केटबॉल की बात करें, जहां विशेष भृगुवंशी 2020 और प्रशांति सिंह 2017 ने नाम कमाया है, वहां भी तीव्र गति में सटीकता और टीम संचार की बहुत जरूरत होती है। बास्केटबॉल इतना तेज खेल है कि खिलाड़ियों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी इशारों और आंखों की भाषा पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। ये टीम के अंदर एक गहरे भरोसे का निर्माण करता है। और इसी तरह के अचूक समन्वय का एक और रूप वॉलीबॉल है, जहां टॉम जोसेफ 2014 और बहुत पहले 1961 में ए पलानीस्वामी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। हवा में बॉल को ट्रैक करना और सही मिलीसेकंड पर जंप करके उसे हिट करना, ये तो पूरी तरह से हाथ और आंखों के बीच सटीक संतुलन का जादू है। इसे आप एक जटिल न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया समझ सकती हैं। आपका दिमाग गेंद की स्पीड, उसका एंगल और ग्रेविटी को कैलकुलेट करके आपके हाथ को एक सटीक कमांड देता है। वॉलीबॉल इस समन्वय को बहुत तेज कर देता है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अभी तक हमने टीम खेलों की बात की, जहाँ शेयर्ड ब्रेन्स या एक साथ मिलकर खेलने की जरूरत होती है। लेकिन सोचिए उस खिलाड़ी के बारे में जो मैट पर या शूटिंग रेंज में बिल्कुल अकेला है, जहाँ कोई साथी उसकी गलती को कवर करने के लिए मौजूद नहीं है। इस दस्तावेज में व्यक्तिगत खेलों का जो एनालिसिस है, वो दिमाग खोलने वाला है। मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत खेल असल में आत्मानुशासन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होते हैं। इस रिपोर्ट में इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से 2 डोमेन में बांटा गया है। हाँ, पहला है वो डोमेन जो पूरी तरह से मानसिक सटीकता और नियंत्रण पर निर्भर करता है, यानी लक्ष्य आधारित खेल। इसमें सबसे ऊपर आते हैं तीरंदाजी और निशानेबाजी। बिल्कुल। तीरंदाजी में 2023 में ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी को और लिम्बा राम जैसे दिग्गजों को ये पुरस्कार मिला है। और निशानेबाजी में सरबजोत सिंह 2024, मनु भाकर 2020 और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 2023 का नाम शामिल है। ये खेल तो ऐसे हैं जहां पलक झपकने की गलती भी भारी पड़ सकती है। बहुत भारी। इन खेलों की साइंस सच में हैरान करने वाली है। जब एक शूटर या आर्चर निशाना लगा रहा होता है, तो वो केवल टारगेट को नहीं देख रहा होता। तो वो और क्या कंट्रोल कर रहा होता है? वो अपनी सांसों की गति और यहाँ तक कि अपने दिल की धड़कन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। एलीट शूटर्स तो अपने दिल की 2 धड़कनों के बीच का जो खाली समय होता है, उस मिली सेकेंड में ट्रिगर दबाते हैं, ताकि शरीर में हल्का सा भी कंपन ना हो। बिल्कुल। ये मन और शरीर को पूरी तरह से शट डाउन करके एक बिंदु पर फोकस करने की कला है। दिल की धड़कनों के बीच ट्रिगर दबाना, ये तो किसी ध्यान या मेडिटेशन के सबसे ऊंचे स्तर जैसा लगता है। ओहो, और जब पूरी तरह से दिमाग के इस्तेमाल की बात हो रही है, तो शतरंज को कैसे भूल सकते हैं? कभी नहीं। आर वैशाली 2023, आर प्रज्ञानंदा 2022 और वंतिका अग्रवाल 2024 ने शतरंज की दुनिया में जो तहलका मचाया है, वो अद्भुत है। शतरंज को लेकर लोगों में एक बहुत bड़ी गलतफहमी है कि ये सिर्फ आराम से बैठकर खेलने वाला खेल है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। सिर्फ सोच के कैलोरी बर्न हो जाती है। हाँ, विरोधी की चाल का अनुमान लगाना, 10 कदम आगे की सोचना, ये किसी मैराथन को दौड़ने से कम थकाव नहीं है। बस ये दौड़ शरीर के बजाय न्यूरॉन्स के बीच होती है। तो एक तरफ शतरंज है जहां दिमाग मैराथन दौड़ता है, और दूसरी तरफ वो खेल है जहां शरीर खुद एक हथियार बन जाता है। इस रिपोर्ट का दूसरा व्यक्तिगत डोमेन शारीरिक शक्ति और गहन कौशल के खेलों पर आधारित है। कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेल इसी में आते हैं। बिल्कुल। जहां लक्ष्य आधारित खेलों में शांति और ठहराव चाहिए, वहीं इन खेलों में आपको सामने वाले के शारीरिक प्रहार का सामना करना होता है। कुश्ती में अमन 2024, विनेश फोगाट 2016 और सुनील कुमार 2023, या मुक्केबाजी में नीतू 2024, निखत जरीन 2022 और शिव थापा 2016 की अर्जुन पुरस्कार की यात्रा इसी कड़े संघर्ष का नतीजा है। इन खेलों की जो साइकोलॉजी है, वो बहुत दिलचस्प है। एक बॉक्सर के तौर पर आपको पता है कि आपको मुक्का पड़ने वाला है, आपको दर्द होने वाला है,
फिर भी आप रिंग में उतरते हैं। यही तो इसकी सबसे बड़ी सीख है, लचीलापन या रेजिलियंस, गिरकर वापस उठने की क्षमता। ये खेल आपको दर्द के साथ सहज होना सिखाते हैं। जब आपको एक भारी पंच लगता है तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट पीछे हटने का होता है, लेकिन एक प्रशिक्षित मुक्केबाज उस दर्द को प्रोसेस करके तुरंत काउंटर अटैक करता है। असल जिंदगी में भी जब हमें झटके लगते हैं तो ये बाउंस बैक करने की मेंटालिटी ही हमें बचाती है। एकदम सही। और एथलेटिक्स और तैराकी में भी यही अपने शरीर की लिमिट्स को पुश करने वाला जज्बा दिखता है। ज्योति याराजी 2024, सीमा पुनिया 2022 और जाहिर है नीरज चोपड़ा 2018। नीरज का जैवलिन थ्रो तो पूरी तरह से बायोमैकेनिक्स का खेल लगता है। बिल्कुल। एथलेटिक्स शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं को विज्ञान के साथ जोड़ने का नाम है, और तैराकी, जहां साजन प्रकाश 2024 और वीर धवल खाड़े 2011 को अर्जुन पुरस्कार मिला, वो तो संपूर्ण शरीर वर्कआउट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पानी के प्रतिरोध को कम करते हुए अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। हाँ, ये फेफड़ों और हृदय की क्षमता को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अभी तक हमने जितने भी खेलों की बात की वो सारे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मशहूर हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का जो हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया वो है हमारे स्वदेशी और साहसिक खेलों का जिक्र। वो खेल जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। हाँ, जो अदम्य साहस को महत्व देते हैं और इंसान को सीधे प्रकृति के सामने खड़ा कर देते हैं। स्वदेशी खेलों का अपना एक अलग मनोवैज्ञानिक महत्व है। जब आप मल्लकांब जैसे खेल खेलते हैं तो आप सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं कर रहे होते, आप अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहे होते हैं। मल्लखंब को देखना तो सच में ऐसा लगता है जैसे शारीरिक संतुलन और अद्भुत लचीलेपन का कोई मैजिक शो चल रहा हो। सागर कैलाश ओवलकर 2022 और हिमानी उत्तम परब 2021 को इसके लिए अर्जुन पुरस्कार मिला। हम लोग जमीन पर सीधे खड़े खड़े थक जाते हैं, और ये एथलीट्स हवा में एक लकड़ी के खंबे पर योग के मुश्किल पोज बना रहे होते हैं। ये कोर स्ट्रेंथ की एक अलग ही दुनिया है। मल्लखंब में शरीर का जो नियंत्रण चाहिए वो बेमिसाल है, और जब इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है तब वो प्रकृति से मुकाबला करने निकलता है। यहीं से यॉचिंग और साहसिक खेल शुरू होते हैं। जैसे यॉचिंग में राजेश चौधरी 2010 और गिरधारी लाल यादव 2009, या फिर 1965 की वो ऐतिहासिक इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन टीम जिसमें कर्नल डी.के. खुल्लर और बछेंद्री पाल शामिल थे, और मोटर स्पोर्ट्स में गौरव सिंह गिल 2019। ये सब हमें प्रकृति की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। समंदर की लहरों या एवरेस्ट के बर्फीले तूफानों को आप हरा नहीं सकते, आपको उनके साथ तालमेल बिठाना होता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जुड़कर देखें तो अनुकूलन क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण हमें पैरा स्पोर्ट्स में मिलता है। सच कहूं तो इस दस्तावेज को पढ़ते हुए पैराथलीटों वाले सेक्शन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ जीत की बात नहीं है, ये मानव आत्मा की एडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई अंग ना होने से इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन ये एथलीट दिखाते हैं कि सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। पैरा तीरंदाजी में शीतल देवी का विशेष उल्लेख तो बनता है। 2023 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। बिना हाथों के केवल पैरों से निशाना लगाना, ये अनुकूलन और नवीनता का एक मास्टर क्लास है। और 2024 में राकेश कुमार ने भी इसी खेल में बड़ी उपलब्धि हासिल की। शीतल देवी का प्रदर्शन सिर्फ एक खेल का प्रदर्शन नहीं है, ये मेडिकल साइंस के लिए एक केस स्टडी है। वो कैसे? या न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल दिखता है। जब शीतल ने पैरों से तीरंदाजी शुरू की तो उनके दिमाग ने खुद की रीवायरिंग कर ली। दिमाग ने पैरों की नसों को उसी सटीकता के साथ इस्तेमाल करना सीख लिया जैसे आम इंसान हाथों का करता है। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अन्य पैरा एथलीटों ने भी यही साबित किया है। पैरा एथलेटिक्स में 2024 में प्रीति पाल और नवदीप, और 2017 में मरियप्पन थंगावेलू। और पैरा बैडमिंटन में तुलसीमती मुरुगेसन 2024 और मानसी गिरीश चंद्र जोशी 2022 को कोर्ट पर खेलते हुए देखना किसी जादू से कम नहीं है। बिल्कुल। पैराशूटिंग में मोना अग्रवाल और रुबीना फ्रांसिस दोनों को 2024 में मिला, और मनीष नरवाल 2020 और पैरा जूडो में कपिल परमार 2024 ने भी अर्जुन पुरस्कार से ये साबित किया है कि कमियां इंसान को रोकती नहीं है, बल्कि उसे एक अलग रास्ता खोजना सिखाती हैं। इन सब खिलाड़ियों की कहानियां बहुत प्रेरक हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में एक पूरी कहानी को जिस तरह से पेश किया गया है वो बहुत खास है। मैं बात कर रही हूँ 2020 के अर्जुन पुरस्कार विजेता और खो-खो खिलाड़ी सारिका काले की। सारिका काले की संघर्ष गाथा ये समझने के लिए परफेक्ट है
कि कैसे घोर अभाव और विपत्ति इंसान को मानसिक रूप से फौलाद बना देती है। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने शुरुआत की और उनका बचपन भयानक गरीबी में बीता। एक ऐसा खेल जो इतनी ऊर्जा मांगता है, उसे खेलने के लिए सारिका ने अभ्यास जारी रखने के लिए कई वर्षों तक दिन में केवल एक बार भोजन किया। भूख से जूझते हुए ग्राउंड पर पसीना बहाना, ये सोचकर ही डर लगता है। इसे ट्रॉमा ड्रिवन रेजिलियंस कहते हैं। उन्होंने गरीबी को बाधा बनाने के बजाय उसे अपनी प्रगति का ईंधन बना लिया। दिन में एक बार खाना खाकर एक हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट खेलना शारीरिक रूप से लगभग असंभव है, लेकिन उन्होंने सुविधाओं की कमी को अपने अटूट संकल्प से पाट दिया। और उसी का नतीजा था कि उन्होंने 100 से अधिक वैश्विक टूर्नामेंट खेले और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। ये सिद्ध करता है कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो भारतीय खेलों का ये विशाल परिदृश्य हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास का परिणाम है। सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत स्पष्ट संदेश है कि शारीरिक शिक्षा केवल फिट रहने का साधन नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास की नींव है। जीवन में किसी न किसी खेल को अपनाना एक मजबूत व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग खेल विशिष्ट मानसिक और शारीरिक कौशल विकसित करते हैं, जैसे खो-खो से चपलता और शतरंज से मानसिक सहन शक्ति। हाँ, तो क्या भविष्य की शिक्षा प्रणाली या मेडिकल सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि बच्चों में विशिष्ट व्यवहारिक या सीखने की चुनौतियों को दूर करने के लिए थेरेपी के रूप में किसी विशेष खेल का नुस्खा या प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए? मतलब दवाई की जगह खेल प्रिस्क्राइब किए जाएं। का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक उपकरण बन सकते हैं। क्या बात है! स्पोर्ट्स एज अ प्रिस्क्रिप्शन, ये विचार तो सच में बहुत ही पावरफुल है। अगर वाकई ऐसा हो जाए तो हमारे जीने का तरीका ही बदल जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सुनने वालों को गहराई से सोचना चाहिए। और इसी शानदार सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस बेहद ख़ास और